सारा परिवार उसी के इशारे पे चलता था। संध्या हो गई थी। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा। बिरादरी के लोग आमंत्रित होंगे। उसी की तैयारी हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठे देख रही थी। लोग बोरे में आटा लाद कर ला रहे हैं। घी के टिन आ रहे हैं। साग सब्जी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही मटर चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़िया, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कोई भी चीज दिखाई नहीं गई। नियम अनुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती। तब इन चीजों को भंडार में रखा जाता, क्योंकि उसे दिखाना और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। वह आटा 3 बोरा ही क्यों आया? उसने तो 5 बोरे के लिए कहा था। घी भी 5 ही कस्तर है, उसने तो 10 कस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग सब्जी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बार तय कर दी, तब किसने उससे घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1 खर्च किए गए। आज तक कभी भी किसी ने भी उसकी बात पर ना नुकर नहीं किया था। यहाँ तक कि पंडित उपाध्याय भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामनाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था, और घी भी 5 टीन ही मंगवाया। तुम्हें याद है, मैंने 10 का स्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी के लिए तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामनाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जा भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव में खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोग की सलाह 3 ही बोरे की हुई, और 3 बोरे के लिए 5 टीन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? है, क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझ सकते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप है। दूसरों को, चाहे वह पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लवंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर की गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटे और 5 टीन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने भी मेरी बात को काटा। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों को यहाँ आने का न्योता में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते, कामनाथ से या बड़ी बहू से। कामनाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने 15 दिनों में काम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो कब का ही निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तक जत्तन से नहीं रख सकती, चली गृहस्थी संभालने। बड़ी बदनामी होगी, और क्या, सब मिला जुलाकर कुल की नाक कटवाएगी। वक्त पर कोई न कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज इतनी कम बनेगी कि पत्तल तक ही नहीं पहुंचेगी। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो? बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है, यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए, रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे तो बस हुक्म मिले हैं, रुपए लाके दो, रुपए लिए जाती हूँ।
फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान, स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे, इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या करता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चित न बैठी थी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की अपेक्षा की जाती है। भोजन आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ लाइन में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठेंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठेगा? 2 लाइनों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुरा हो जाता? यही होता कि 12 बजे की बजाय 2 बजे तक भोजन समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह से बला सिर से टल जाए। और लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की जगह ही नहीं। पत्तल के ऊपर पत्तल रखे हुए हैं। पूड़ियाँ ठंडी हो गई है। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूड़ियाँ ठंडी होकर चिमटी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ावा पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक कटवाने की है। अचानक शोर मचा। तरकारी में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर वह मुंह न खोल सकती थी। नमक पीसा और पत्तल पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में भी इतनी रात गए, बर्फ कहाँ मिलता। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमान को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी बेइज्जती उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरत चीज मंगवाने की भी किसी को सुधि न थी। सुधि कहाँ से रहे? जब किसी को गप लड़ाने की फुर्सत मिले तब ना। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे? अरे बाप रे, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पत्तल से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। फूलमती कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामनाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामनाथ ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। फिर कहारिन से पूछा तो मालूम हुआ कि किसी के सुरब्बे में मरी हुई चूहिया निकल आई है। फूलमती चित्रलेखा से खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सर टकरा ले। अभागे भोजन का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितनी आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। लाखों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई सो अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तल पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानी पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद को सिर डाल रही थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाती हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगा कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो, सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित किया है। शहर में थू थू हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने भी नहीं आएगा। कामनाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुल्ला कर बोला, अच्छा अब तो चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूल होती है। आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान नहीं मारी जाती। कामनाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी हुई थी। इतने बड़े भोजन में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ावे में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उधेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पर इसमें कैसी जगहसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे कि ननद जी से इतना काम न होगा। उन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कड़ावे में डालती, टोकरी उठाकर कड़ावे में डालती। हमारा क्या दोष है? फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्म तो आती नहीं, उल्टे बेहाई की बातें करते हो। कामनाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों?
किसी की चोरी की है क्या? चीनी में चींटी और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यहीं पर बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते और किसी को खबर भी नहीं होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी हुई चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? दूसरा बेटा हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए, उनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचे नहीं, जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भावनाएं आने लगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? वह अपना सा मुंह लेकर चली गई। इस कहानी का अंत जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखें। धन्यवाद।